relating an entity using service organization. Relating to an entity using service organization. अच्छा, इसका क्या मतलब है? यू एंटिटी यूजिंग ऑडिट कंसिडरेशंस, सबसे पहला लफ्ज़ ये है, दूसरा ये है एंटिटी यूजिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस। ये तीन बातें हैं इसके अंदर। हम्म। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, बता पहले मुझे ये बताओ, कुछ पता है? अ, कोई भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हो। सर्विसेज किस तरह की, मतलब क्या मुराद है सर्विसेज से? अब लाइक अब हम किसी एज एन ऑडिटर किसी फर्म में ऑडिट करने जाते हैं तो फिर जो हमारे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं या फिर ऑडिट करने के रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती है अगर वो हमें प्रोवाइड करते हैं तो वो हमारा सर्विस ऐसे ऐसे नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन उसको कहते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करती। जैसा फ़र्ज़ करो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में चला के देती है, तो वो क्या है? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। वो कोई प्रोडक्ट तो नहीं दे रही है आपको, वो कोई सर्विस दे रही सर्विस है। प्रोवाइड। जैसा टीचर्स हैं वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कोई प्रोडक्ट तो नहीं हमें दे रहे, ठीक है ना? इसी तरह जी। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, उसने कहा जी ऑडिट की कंसिडरेशन क्या है, कि ऑडिट उस हवाले से क्या बात करता है कि यूज़ ऑफ एंटिटी। फ़र्ज़ करो हमारी एक एंटिटी है, हमारी मेरी एक कंपनी है XYZ, वो अपना पे रोल का रिकॉर्ड जो है वो किसी और कंपनी को उसने दिया हुआ है। मेरा पे रोल एक और कंपनी मैनेज करती है, मतलब पे रोल मैनेजमेंट की सर्विसेज देती है। तो अब जब मैं अपनी कंपनी जब एक बायर का ऑडिटर XYZ कंपनी का ऑडिट करने जाएगा, तो वो उसमें क्या क्या कुछ देखेगा उसके सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशन के वाले से। मेरी बात समझ लगी है? जी। एक कंपनी है XYZ, उसने हम्म। अपना पे रोल जो है वो किसी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को आउटसोर्स किया हुआ है, मतलब वो खुद अपने पे रोल को मैनेज नहीं कर रही, उसकी जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके बिहाफ पे उसका पे रोल मैनेज कर रही है। मेरी बात समझ लग गई? सिचुएशन क्या जी। है? अब एक ऑडिटर गया है और उसने अब एक ऑडिटर गया है और उसने ऑडिट करना है किस कंपनी का? XYZ का। तो जी। अब फ़र्ज़ करो XYZ के ऑडिट के दौरान उसको कोई मसले मिले हैं जो कि पेरोल से रिलेटेड है। तो क्या हम्म। होगा? पेरोल तो ये खुद मैनेज कर ही नहीं रहे, पेरोल कौन मैनेज कर रहा है भला? सर्विस वो ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, तो ISA 402 हमें ये बताता है कि ऑडिटर ने जब एक एंटिटी जिसका हम ऑडिट करने जा रहे हैं वो किसी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक्ड है, तो हमने कैसे उस जगह के ऊपर ऑडिट कैसे करना है। ISA 402 ये बताता है हमें। मेरी बात समझ लग गई? जी। ISA 402 का मकसद समझ आ गया? जी। हर 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 स्टैंडर्ड से पहले एक हेडिंग बना के लिखा करो कि इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव जब तुम्हें पता होगा ना, तो फिर उसके बाद स्टैंडर्ड याद करना मुश्किल नहीं रह जाएगा। बात समझ लग गई? ऑडिटर किसी जो पेरोल डिपार्टमेंट वाले हैं वो हमें। नहीं, इसको ऐसे नहीं, मैंने तो वो तुम्हें एग्जांपल दे के समझाया है ना। एग्जांपल तो हर बार फिट नहीं होगी, ये जेनरिक समझो कि जनरल इस ISA 402 का ऑब्जेक्टिव क्या है। ISA 402 का ऑब्जेक्टिव है कि वो गाइडलाइन देता है जब हम्म। उसके ऑडिट क्लाइंट और किसी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई रिलेशन होता है, उसका ऑडिट कैसे करना है, उसके हवाले से ISA 402 ऑडिटर को गाइडलाइंस देता है। समझ लगी है? ठीक है। ठीक है जी, आगे चलते हैं इसकी डिटेल में। द ऑडिटर ऑफ द यूज़र एंटिटी मस्ट obtain अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड their effect on the user entity system internal controls sufficient to provide an appropriate basis for the identification and assessment of risk of material misstatement and perform audit procedure responses to these risks। वो कहता है द ऑडिटर ऑफ द यूज़र एंटिटी, मतलब XYZ का जो ऑडिटर है, मस्ट हम्म। ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए क्या? द सर्विसेज प्रोवाइडेड, जो कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विसेज प्रोवाइड करी है उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि किस कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करी है, ठीक हो गया? एंड देयर अफेक्ट ऑन एंटिटीज़ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, और वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करी है उसका XYZ के इंटरनल कंट्रोल के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ठीक हो गया? जी। sufficient to provide a appropriate basis
ऑफ असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड परफॉर्म प्रोसीजर रिस्पोज टू रिस्क। उसने कहा कि अब अगर वो जो इसने जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो इसने अपना जो क्या कहते हैं ना इनका जो आपस में रिलेशन है वो एक बेसिस बनाता है क्या, आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क, जिसकी बेसिस पे वो आइडेंटिफाई करता है और असेस करता है रिस्क, कौन से रिस्क को, मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब हाँ, उन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है ना उसको वो देख के आइडेंटिफाई करेगा और असेस करेगा कि इसमें कितना रिस्क है मिसस्टेटमेंट का, और उस हवाले से और इस रिस्क मटेरियल मिसस्टेटमेंट जितनी है उसको असेस करने के बाद वो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा उन रिस्क जो उसने आइडेंटिफाई किए हैं उसके मुकाबले में। मेरी बात समझ लगी? कुछ बात समझ लगी? जी जी। क्या लगी अपने लफ्ज़ों में बताओ। सबसे पहले ये है कि जो ISA 402 है उसमें ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो इसमें ये होता है कि जो ऑडिट जो होता है वो हमें गाइडलाइन देता है, ठीक है, ISA ऑडिटर को। 402 हमें गाइडलाइन देता है। आगे? जी। कि किसी भी द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द सर्विस ऑर्गेनाइज सर्विसेज प्रोवाइड करता है बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को, जिसके ज़रिए हमें इफ़ेक्ट होता है कि जो हमारे इंटरनल कंट्रोल्स है वो। ये फैक्ट और अच्छा हुँ, देखो, बात यह है कि इन दोनों कंपनीज के दरमियान एक रिलेशन है ना, और रिलेशन ये है कि वो एक कंपनी का काम कोई दूसरी कंपनी कर रही है या कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करने की वजह से इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर कुछ असर पड़ रहा होगा उसके, हाँ, तो वो इंटरनल कंट्रोल के ऊपर असर जो है उसकी बेसिस पे वो रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट को असेस करता है और उसके जितना रिस्क होगा उसके मुकाबले का रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। मेरी बात समझ लगी? जी। इसमें तो यही है ना कि जब वो अगर इंटरनल कंट्रोल की बात कर रहा होता है तो उसमें तो 110% श्योर है कि वो उसके आगे मटेरियल मिसस्टेटमेंट ही होगी। नहीं नहीं, मेरे तो वो तो मेरा हमें खुद बता रहा है। मेरा पॉइंट ये नहीं है। देखो, एक कंपनी है XYZ, ठीक है, जी, और हम उसके ऑडिटर हैं AD, ठीक हो गया। जी, ये आगे अपना पेरोल दे रही है एक ऑर्गेनाइजेशन OBC को, ठीक है, अपना पेरोल उसको दे रही है, ठीक है। ठीक है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जब इसका पेरोल मैनेज कर रहा है तो लाजमी बात है कि इसका पेरोल मैनेज करने की वजह से XYZ के इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर कुछ ना कुछ इसके पेरोल मैनेज करने की वजह से इम्पैक्ट होगा। जी। अब क्या होगा, जब ऑडिटर आएगा ना वो सबसे पहले इन दोनों के दरमियान के रिलेशन को देखेगा कि इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है और उस रिलेशन का इस XYZ के इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। ठीक हो ठीक गया। है। जो इम्पैक्ट वो देखेगा उसके वाले से वो जो इम्पैक्ट वो मतलब ये वाला जो इम्पैक्ट उसने ऑडिटर ने आइडेंटिफाई किया, ये वाला इम्पैक्ट, ठीक है, उसकी बेसिस के ऊपर ऑडिटर क्या करेगा, रिस्क असेसमेंट करेगा। हुँ, रिस्क असेसमेंट कौन से रिस्क की रिस्क असेसमेंट करेगा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की। ठीक है। और फिर उसके मुकाबले में इस हुँ, रिस्क ऑफ मटेरियल रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को असेस करने के बाद वो ये बताएगा कि मैंने इसके मुकाबले में क्या रिस्पॉन्सेज रखने हैं। अगर हुँ, रिस्क हाई है तो क्या रिस्पॉन्स रखने हैं, रिस्क लो रखने है तो मैंने क्या रिस्पॉन्स रखने हैं। अब मेरी बात समझ लगी ये सारी कहानी क्या है। जी। अ, आई आई एस जी, एफ 402 ये सारी गाइडलाइन दे रहा है। अच्छा। और वो पहले मटेरियल में स्टेटमेंट बताएगा और उसके बाद फिर उसका रिस्पॉन्स भी बताएगा। हम्म, देखो ना, इधर देखो मेरी बात सुनो। अब हुँ, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट किन दो चीज़ों से मिलके बनता है भला, एक इनहेरेंट रिस्क और एक जी, और कंट्रोल। कंट्रोल रिस्क। अब देखो, जब इनहेरेंट रिस्क का तो टोटली ताल्लुक किससे होगा, XYZ से, एक्स-वाई-ज़ेड से, जी। क्योंकि वो तो उसके अपने होने की वजह से वो रिस्क है, उस ऑडिटर का उस पर कोई असर नहीं है। ऑडिटर का मतलब ऑडिटर कुछ भी करके उस रिस्क को कम नहीं कर सकता क्योंकि वो एंटिटी की अपनी वजह से है। ठीक है। जबकि जो अब क्या हुआ, ये एंटिटी और ओबीसी आपस में लिंक्ड हैं, और लिंक्ड होने की वजह से ओबीसी की वजह से XYZ के इंटरनल कंट्रोल्स पे कोई असर पड़ रहा है, उस असर पड़ने की वजह से कंट्रोल रिस्क भी जनरेट हो रहा है। ठीक है। ठीक हो गया। अब वो कंट्रोल रिस्क और ये इनहेरेंट रिस्क आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, हुँ,
और ये दोनों मिलके बेसिस बना रहे हैं किसकी, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट की, हम्म। जिसको ऑडिटर ने असेस किया। हम्म। असेस करने के बाद ऑडिटर ने उसके मुकाबले के रिस्पॉन्सेज जनरेट किए। मेरी बात समझ लगी? जी। सही हो गया। इस हवाले से गाइडलाइंस, इस सारे सिनेरियो को डील कैसे करना है, इस हवाले से गाइडलाइंस कौन दे रहा है, ISA ओके 402। ठीक हो गया जी। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, 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 अच्छा जी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद आगे आ जाता है, अच्छा, एन अंडरस्टैंडिंग। आगे वो कहता है एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस एंड मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्लाइंट। ऑर्गेनाइजेशन में भी obtain, हाँ। वो कहता है सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड की गई हैं, ये देखेंगे सबसे पहले। वो कहते हैं अगर सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग नॉट obtained फ्रॉम द क्लाइंट द ऑडिटर शुड परफॉर्म वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर। अच्छा, वो कहता है अब ऑडिटर ने क्या करना है, जो सर्विसेज सर्विस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रही है ना XYZ को, जी। उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है हमने जाके, किससे भला, XYZ से। ठीक है। हम कौन है, हम है ऑडिटर, किसके, जी। XYZ के। और सर्विसेज जी। कौन प्रोवाइड कर रहा है XYZ को, एक्सरे। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। जी। जी। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसकी नेचर को समझने के लिए हम और एज एन ऑडिटर किसके पास जाएंगे, सबसे पहले XYZ के पास। और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हमारी मैनेजमेंट भी हो सकती है ना? नहीं नहीं, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हमारी मैनेजमेंट नहीं हो सकती। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हमेशा एक्सटर्नल पार्टी होगी। अच्छा। अच्छा जी। उसके बाद वो कहता है ऑब्टेनिंग टाइप 1 एट टाइप, वो कहता है अगर आपको सफिशिएंट, पहले तो यह है कि आप क्लाइंट से जाके, मतलब हमारा जो क्लाइंट XYZ है उसी से हम जाके क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेंगे, ठीक है। अगर ठीक वो हमें अंडरस्टैंडिंग उससे सही तरह नहीं मिली तो हम क्या करेंगे, अब इफ़ सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग इज नॉट obtained फ्रॉम द क्लाइंट द ऑडिटर शुड परफॉर्म वन और मोर फॉलोइंग प्रोसीजर। फिर ऑडिटर को ये दो काम करने हैं। पहला ये कि सबसे पहले टाइप 1 रिपोर्ट बनवाए या टाइप 2 रिपोर्ट बनवाए, या फिर है। ये करे, टाइप या 1 रिपोर्ट और टाइप 2 रिपोर्ट क्या? जी अभी टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट ये लिखी होनी चाहिए किसी और जगह के ऊपर। ये चलो ढूंढते हैं, इसको बुक में होगी किसी जगह पर टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट। सर ने बताई है, नहीं। ये होनी चाहिए, बताएंगे। दो टाइप की रिपोर्ट्स होती हैं, इसको चलो देखते हैं आगे जाके। अच्छा, वो कहता है कॉन्टैक्टिंग द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। हम्म। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को फ़ोन करेंगे भाई, उससे पूछेंगे कि आप किस तरह की सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर इन दोनों कामों से भी हमें पता नहीं लगा कैसी सर्विसेज मिल रही हैं तो फिर हम विजिट करेंगे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को, वहाँ जाके प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे दैट विल प्रोवाइड, जिनसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट रेलिवेंट कंट्रोल्स एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अब मेरी बात समझ लगी? जी। हम एग्जिस्टिंग। हाँ। हम हम सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर इम्पैक्ट देख रहे थे, किसका, सर्विसेज जो प्रोवाइड करी है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। और अभी हम किसके इंटरनल कंट्रोल्स पे इम्पैक्ट देख रहे थे, पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन जिसका हम ऑडिट करने गए हैं। हम्म। अब हमने कहा यार हमें तो इस इम्पैक्ट को जज करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। जी। इंफॉर्मेशन क्या चाहिए कि किस तरह की सर्विसेज हमें मिल रही हैं, किस नेचर जी। की सर्विसेज और कौन सी सर्विसेज मिल रही हैं। जी। ये जानने के लिए हम गए सबसे पहले अपने ऑडिट क्लाइंट के पास। हमने उसको कहा कि आपको वो किस तरह के सर्विसेज दे रहा है, तो उसने कहा जी कि ये सर्विसेज दे रहे हैं, हमें समझ आ गई। लेकिन हमें एक दफ़ा जब हम गए तो हमें समझ नहीं आई। तो फिर हमने क्या किया, हमने पहला ऑप्शन तो ये हमारे पास कि हम टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट इशू करें, ठीक हो गया। हम्म। दूसरा ऑप्शन ये है कि हमारे पास हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करें और उनसे पूछें। कांटेक्टिंग का मतलब है जाके नहीं, फ़ोन करके, ठीक है। फ़ोन जी। करके या ईमेल करके उनसे पूछें कि आप कैसी सर्विसेज दे रहे हैं, वो हमें मेल भेज दे तो हमें समझ आ गई। लेकिन फ़र्ज़ करो हम उससे भी सेटिस्फाई नहीं हुए, हमें पता नहीं लगा, तो फिर हम उसके बाद जा रहे हैं किसकी तरफ, विजिटिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। हम उधर जाएंगे, फिर उनके इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर प्रोसीजर लगा के देखेंगे कि उनके इंटरनल कंट्रोल्स कितने रेलिवेंट हैं। क्योंकि देखो हमारे क्लाइंट का एक मेजर फंक्शन वो मैनेज कर रहे हैं, तो अगर उनके कंट्रोल में वीकनेस होगी तो अल्टीमेटली वो वीकनेस किसके अंदर आएगी, हमारे क्लाइंट के अंदर। जी। ठीक हो गया, बात समझ लग गई। तो इसलिए हम उनके क्लाइंट के अंदर जाके प्रोसीजर्स, उनके उधर जाके इंटरनल कंट्रोल्स और प्रोसीजर्स अप्लाई करेंगे ताकि हम उनके अंदर देख सकें। ठीक हो गया, उनके अंदर कोई कंट्रोल वीकनेस है तो वो आइडेंटिफाई कर सके। ठीक हो गया, जी। ठीक हो गया। वो कहता है यूजिंग अनदर ऑडिटर टू परफॉर्म प्रोसीजर्स एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंट्रोल। अब हम ये है कि हम अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो हो सकता है हम खुद ना जाएं,
हम कोई और ऑडिटर यूज़ करें, हो सकता है हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ही ऑडिटर को कह दें कि आप हमें अपना काम दे दो, ताकि हम आइडेंटिफाई करें कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई वीकनेस है कि नहीं। ठीक हो गया। ठीक हो गया। आई एस ए 402 की सारी बात समझ आ गई, आई एस ए 402 क्या कहता है। जी। अच्छा, अब एक बात ये रहेगी, टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट। हम्म। और इसको अब भाई मुझे ये भी बता दें कि ये जो क्या बता दूं। किधर चली गई वो। हेलो, वो पता नहीं बार बार मेरा रिकनेक्टिंग आ रहा है। शायद कोई इंटरनेट का इशू है उसकी वजह से। जी, वो मैं ये आपसे पूछ रही हूँ कि ये जो ISA 402 है, इसमें ये सारा मुझे समझना है कि नहीं, ये एज इट इज मैं याद आपको मेन मेन बातें करूंगी। मेन बातें याद करनी है ना। सबसे पहले तो मैंने तुम्हें बताया था कि आई एस ए 402 का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव तुम्हें याद हो गया ना, आईएसए का 402 का ऑब्जेक्टिव क्या है। आईएसए 402 का ऑब्जेक्टिव है कि जब हमारा ऑडिट क्लाइंट कोई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ कर रहा हो, तो हम्म। हमने उसके उस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का इम्पैक्ट उसके इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर कैसे देखना है। और जो हम्म। इम्पैक्ट उसके इंटरनल कंट्रोल पे है, वो हमारे पास है एक बेसिस फॉर असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। हम्म। और फिर हमने उसके एज अ रिस्पॉन्स में, उसके रिस्पॉन्स में वो जो रिस्क मटेरियल मिसमेंट हमने असेस किया, उसके रिस्पॉन्स में हमने कौन से प्रोसीजर्स अप्लाई करने हैं। मेरी बात समझ लग गई। जी। ये इसका। प्रोसीजर में हमारे पास ये तीन वो है कि सिनेरियोज है, लेट्स सपोज जैसे हाँ ऑब्टेनिंग वाला है प्रोसी कंटेंट, हाँ हम ये सिर्फ उसके मुताबिक हाँ देखेंगे कि क्वेश्चन ये में कौन से हाँ रिक्वायर्ड है हमें। हाँ, प्रोसीजर्स इसके अलावा भी कोई हो सकते हैं, लेकिन ये उसने एक आपको कहते हैं ना जेनेरिक तरीका बताया कि काम किस तरह होगा। हम्म। अगर इस तरह जाते वक्त ये है कि जो रिस्क की इंटेंसिटी है ना, वो ज़्यादा महसूस हो रही है। देखो ना, हम्म। अब सबसे पहले उसने क्लाइंट से पूछा, उसको समझ नहीं आई। उसने फिर कहा जी। चलो हम टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट लिखवा लेते हैं, फिर भी उसको समझ नहीं आई। फिर वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से उसने फ़ोन पे पूछा, फिर भी उसको समझ नहीं आई। फिर उसने जाके पूछा, और फिर उसने उस वहाँ पे प्रोसीजर्स अप्लाई किए, फिर भी उसको समझ नहीं आई। फिर उसने उनके ऑडिटर से ही दोबारा पूछा। तो ये मतलब कि रिस्क बढ़ता जा रहा है इस तरह करके। तो ये उसने बताया कि जिसको कहते हैं ना एक्सट्रीम लेवल तक कैसे हम परफॉर्म करेंगे। मतलब अगर रिस्क अगर फ़र्ज़ करो 10% है यहाँ पे, तो यहाँ पे 100% है। हम्म। समझ लगी, ऑडिटर के जजमेंट के मुताबिक कि रिस्क इधर बढ़ता जा रहा है। तो ये तो उसने बताया ऑब्जेक्टिव ऑफ आई एस ए 402। और फिर ये उसने बताया कि तरीका कार क्या होगा हमारे काम करने का। प्रोसीजर्स इसके अलावा होंगे जो हम वहाँ पे जाके अप्लाई करेंगे, वो सिनेरियो के हिसाब से प्रोसीजर्स हम डिज़ाइन करेंगे। प्रोसीजर उनमें फिर हम वो वाले भी अप्लाई कर सकते हैं ना जो हमने याद किए हुए हैं। हाँ, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। हम्म। मेरी बात समझ लग गई। जी। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम कौन से स्टैंडर्ड के ऊपर। 610। 610। आई एस ए 610 बड़ा मशहूर ज़माना स्टैंडर्ड है। हाँ, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स। ठीक हो गया जी। अच्छा जी। इसके अंदर कीवर्ड्स ना सबसे पहले इसके इसी के अंदर होते हैं, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम है यूजिंग वर्क इंटरनल ऑडिटर्स। ये दो वर्ड याद रखने हैं, इससे बंदे को पूरा स्टैंडर्ड याद आ जाता है। अच्छा। अच्छा जी, सबसे पहले पता है इंटरनल ऑडिटर क्या होता है। जो कंपनी के अंदर होते हैं। हाँ, जो कंपनी का एम्प्लॉई होता है। इंटरनल ऑडिटर। मैनेजमेंट। हाँ, इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर में फ़र्क ये होता है कि इंटरनल ऑडिटर जो होता है वो कंपनी का एम्प्लॉय होता है, कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट जी। होता है। हाँ, वो ऐसा होता है क्योंकि वो सैलरी ले रहा होता है कंपनी से, और वो सबके नीचे का कह रहा था। फ़र्ज़ करो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाता हूँ, और आप भी वहाँ पे ऑडिट करी, और मैं भी वहाँ पे ऑडिट ही करने आया हूँ। तो मैं आपको आप भी ऑडिटर हो, मैं भी ऑडिटर हूँ, हम दोनों को ऑडिट के बारे में पता है। तो आपने जो ऑडिट अपनी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल पर्पसेस के लिए करते रही हो, वो ऑडिट रिपोर्ट और वो सारा कुछ मुझे ला के दो, ताकि मैं काम जो है बिल्कुल ज़ीरो से ना शुरू करूँ। ताकि हम्म। मैं जो हूँ ना, काम जहाँ तक आपने किया है उससे आगे या उसके कुछ लेवल से स्टार्ट करूँ, क्योंकि ऑडिट के अंदर हमेशा टाइम थोड़ा होता है। ऑडिट के अंदर टाइट डेडलाइंस होती हैं जो हमने मीट करनी होती हैं। सही हो गया ना। जी।
अब इसमें एक मसला आ जाता है। देखो हमने जब ऑडिटर के कोड ऑफ एथिक्स पढ़े थे उसमें हमने क्या पढ़ा था, इंटेग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। ठीक हो गया ना, जी, ये हमने पढ़ा था ना। जी, अब देखो एक इंटरनल ऑडिट, हम तो एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर है, मतलब हम बाहर से हैं और हमारी ख़ास इंडिपेंडेंस का क्राइटेरिया है हमारे लिए, हुँ, एक्सटर्नल ऑडिटर्स के लिए। इंडिपेंडेंस का क्राइटेरिया पढ़ा है ना एक्सटर्नल ऑडिटर्स का। जी, हाँ, वो एक्सटर्नल ऑडिटर्स का एक ख़ास इंडिपेंडेंस का क्राइटेरिया वो फुलफिट होता है तो फिर जाके एक जो क्या कहते हैं ऑडिटर है वो ऑडिट के ऊपर जाता है, सही है। लेकिन जी, इंटरनल ऑडिटर्स हैं उनके लिए तो इस तरह का कोई ख़ास क्राइटेरिया नहीं है, वो तो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं। फ़र्ज़ करो हुँ, वो देखो ऑडिटर का क्या काम होता है, उसने हमेशा मैनेजमेंट के काम की गलती निकालनी। अब जी, एक बंदा है जो इंटरनल ऑडिटर है और उसने फ़र्ज़ करो सीईओ के काम में या फिनांस डायरेक्टर के काम में उसने गलती निकाल दी, और वो तो कंपनी का ही एम्प्लॉई है, तो क्या होगा फिर बाद में, हम तो ऑडिट करके चले जाएंगे, वो बेचारा फंस जाएगा। हुँ, बात मेरी समझ लगी है। जी, हाँ, यही मसला है। तो इसीलिए हमेशा एक्सटर्नल ऑडिटर को डर होता है कि एक्सटर्नल ऑडिटर का जो काम है ना वो बाइस्ड होगा, मतलब कि जी, वो भी मैनेजमेंट की फेवर में ही होगा। इस वजह से जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो इंटरनल ऑडिटर के वर्क के ऊपर 100% रिलाय नहीं कर सकता। जी, क्योंकि जो इंटरनल ऑडिटर वो फ्रॉड और वो भी तो कर सकता है ना अपनी कंपनी की वो रेपुटेशन और वो इसके भी लिए। वो भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, लाजमी बात है। जी, हाँ, तो अब देखो ना, वो अब ये जो ISA 610 है ना वो हमें ये बताता है कि हमने इंटरनल ऑडिटर का अगर वर्क इस्तेमाल करना है तो उसके लिए हमें क्या क्राइटेरिया है, उसकी गाइडलाइंस देता है, कब कैसे और क्यों हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी बात समझ लगी। जी, कब कैसे क्यों और कितना, कब हुँ, कैसे क्यों और और कितना, कित ये सारी बातें हमें ये बताएगा ISA 610। ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद आ जाता है अच्छा, वो सबसे पहले कहता है आप इवेल्युएट करो इंटरनल ऑडिट फंक्शन को। वो ये नहीं कह रहा कि इंटरनल ऑडिटर को, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना उसमें हुँ, इंटरनल ऑडिटर ऑडिट का पूरा डिपार्टमेंट होता है जिसको कहते हैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन। मेरी बात ठीक है। समझ लगी है। वो कहता है आप जाके सिर्फ एक बंदे को नहीं, सीधा उनके पूरे डिपार्टमेंट को ही देखो। डिपार्टमेंट में क्या देखो, द एक्सटेंट टू विच इंटरनल ऑडिटर्स फंक्शन ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस। उसको कहता है कि देखो उस जो इंटरनल ऑडिट का जो डिपार्टमेंट है उसका ऑर्गेनाइजेशन में स्टेटस क्या है। देखो ना, जिस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक इंटरनल ऑडिटर का स्टेटस ये है कि उसकी बात हर कोई मानता है, उसकी बात पे लोग अमल करते हैं, तो उसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में उनकी कोई वैल्यू है, उनकी मानी जाती है, उनकी सनी जाती है। बात जी, समझ लगी। अब कोई इंटरनल ऑडिटर चीखता रहे कि ये सही करो ये सही करो, कोई माने ही ना, तो इस तरह का मतलब है इंटरनल ऑडिटर की तो कोई औकात ही नहीं है। जी, वो कहता है सबसे पहले तो आप इंटरनल ऑडिटर का फंक्शन का स्टेटस देखो ऑर्गेनाइजेशन में क्या। फिर वो कहता है रेलिवेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू सपोर्ट ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स। मैंने ऊपर बात की थी ना कि इंटरनल ऑडिटर्स में हमें खतरा होता है कि इंटरनल ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे, जी, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर्स ने तो कंपनी के इंटरनल मैटर्स के लिए काम करना है और वो कंपनी के किसी बड़े के खिलाफ या किसी फ्रॉड को बाहर निकालने से घबराएंगे और हुँ, बाइस्ड भी हो सकते हैं उसकी वजह से। तो वो कहता है कि एक तो आप ये देखो कि उसका स्टेटस क्या है, उसको कितने लोग मुंह लगाते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में या उसकी कितनी वैल्यू है। दूसरा ये है कि ये देखो कि जो क्या पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंटरनल ऑडिटर को ऑब्जेक्टिव रहने में मदद करते हैं। ऑब्जेक्टिव रहने का क्या मतलब होता है भला, हम मैंने बताया था। क्या सवाल रिपीट करें? ऑब्जेक्टिव, रेलेवेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स दैट सपोर्ट द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स। ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब था, मैंने बताया था पहले पिछली एथिक्स की क्लास में। ऑब्जेक्टिविटी इंटेग्रिटी होता है, ऑब्जेक्टिविटी होता है। जी, इंटेग्रिटी का मतलब होता है ट्रुथफुलनेस, इंटेग्रिटी का मतलब होता है ट्रुथफुलनेस एंड फेयरफुलनेस। और क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है अनबाइस्ड। जी, हाँ, तो उसने क्या कि देखो क्या उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं जो ऑडिट इंटरनल ऑडिटर को बाइस होने से रोके। मेरी बात समझ लगी। हुँ, जो इंटरनल ऑडिटर्स उन पॉलिसीज और प्रोसीजर्स की वजह से अपनी ऑब्जेक्टिव रह सके। ठीक है।
उसके बाद वो अगली बात कहता है लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। अब वो कहता है कि ये देखो कि जो पूरा ऑडिट डिपार्टमेंट है, इंटरनल ऑडिट फंक्शन, उसके अंदर कितने के कॉम्पिटेंट लोग हैं। मतलब कि हम तो हैं पार्टनर लेवल के लोग, और वो जो उन्होंने भर्ती किए हुए हैं वो जो हैं भाई ट्रेनी लेवल के लोग। तो अब हम जाके उनका काम तो नहीं अपने काम में इस्तेमाल कर सकते। मेरी बात समझ लगी है? जी हाँ ऐसा ही है। वो कहता है वेदर द इंटरनल ऑडिट फंक्शन अप्लाइज अ सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच इंक्लूडिंग क्वालिटी कंट्रोल। वो कहता है अब देखो, पहले उसने बात की कि पूरे फंक्शन का स्टेटस क्या है और क्या आपकी कंपनी में उसको फॉलो करने के लिए पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स हैं। फिर वो कहता है उनकी लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस को देखो कि क्या वो लोग कॉम्पिटेंट हैं कि नहीं। और फिर वो तीसरा कहता है कि अब उनकी ऑडिट करने की अप्रोच क्या है, कि क्या वो ऑडिट जो है वो एक सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन्ड अप्रोच में करते हैं और क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब होता है जब पूरा ऑडिट हो जाता है तो उसके बाद हम क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करते हैं कि ऑडिट में कोई और कमी बेशी तो नहीं रह गई। वो कह रहा है कि ये सारा कुछ देखो कि वो ऑडिट करते हुए सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन तरीके से चलते हैं, कि बस ऐसे ही मजाक बनाया हुआ है ऐसे ही ऑडिट करते हैं जिसका कोई ना सर है ना पाँव है। सिस्टमेटिक अप्रोच रहता है कि पहले आप एक मटेरियलिटी डिफाइन करते हो, हर प्रोसीजर हर स्टेप को ऑडिट के प्लान करते हो, प्री कंडीशंस को प्लान करते हो, लास्ट स्टेप को प्लान करते हो। ऐसे होता है कि एवं ही बस होता है कि कभी स्टार्ट किया कभी ख़त्म किया, कभी कुछ किया कभी कुछ नहीं किया। और क्या क्वालिटी कंट्रोल होता है कि नहीं होता। मेरी बात समझ लगी? जी ये सारा पॉइंट समझ आ गया कि ISA 610 किस या यहाँ तक क्या बात बता रहा है। जी यहाँ तक वो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की क्वालिटीज़ बता रहा है कि ये चीज़ें इंटरनल ऑडिट के अंदर होंगी, तब हम हम्म, उनके काम के ऊपर रिलाई करेंगे। जी अच्छा, ये उसने पहले बताया कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। मेरी बात समझ लगी है जी कि डिपार्टमेंट में क्या क्या कुछ होना चाहिए। हम्म अब वो आगे बता रहे हैं कि इंटरनल ऑडिटर के वर्क में क्या क्या। पहले मैंने कहा कि ऑडिट के पूरे डिपार्टमेंट में क्या क्वालिटीज़ होंगी तो हम आगे पहुंचेंगे। अगर उनके डिपार्टमेंट में ये सारी क्वालिटीज़ नहीं होंगे तो हम वर्क तक तो पहुंचेंगे नहीं। हमें पता होगा इन्होंने काम सही करना ही नहीं है। जी मेरी बात हमें लग रही है कि नहीं? जी 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 आ रही है। पॉइंट वैलिड बन रहा है कि नहीं? देखो हमें पता है कि एक जी बंदा बंदा सही है ही नहीं तो हम उसका काम चेक ही क्यों करें, हम उसके काम हम्म पे रिलाई क्यों करें। हमें पता है एक बंदा फ्रॉड करता है तो हम क्यों उसके साथ ट्रेडिंग करेंगे। हमें पता है एक बंदे को क्या कहते हैं लिखना नहीं आता तो हम क्यों उससे हम उसको कहें यार हमें ऐसे लिख के दो या तुम्हारे लिखे हुए ऐसे के ऊपर हम अपना काम करेंगे। हमें पता है कि उसको इंग्लिश लिखनी नहीं आती। हम्म, ऐसे तो नहीं होता ना। जी अच्छा ठीक हो गया जी। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे कहता है कि वर्क को देखने के लिए वर्क में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। वर्क प्रॉपरली प्लान्ड होना चाहिए, परफॉर्म्ड होना चाहिए, सुपरवाइज्ड होना चाहिए, रिव्यूड होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। जी प्लान्ड, प्लान्ड, परफॉर्म, सुपरवाइज्ड, रिव्यूड, डॉक्यूमेंटेड। ठीक है। सफिशिएंट है। सुपरवाइज वो ना कि किसी ऑथराइज्ड हो। नहीं, परफॉर्म्ड, प्रॉपरली प्लान्ड सही तरह प्लानिंग की हो, प्रॉपरली जी परफॉर्म्ड अच्छी तरह किया हो उस काम को, जी प्रॉपरली सुपरवाइज। सुपरवाइज का मतलब है कि जब वो काम हो रहा है तो कोई मतलब कि एक ट्रेनी ने काम किया तो उससे ऊपर उसके जो मैनेजर लेवल का बंदा है उसने उस काम को देखा हो। मैनेजर लेवल के बंदे ने किया तो काम होते हुए, जब काम जी हो रहा है तब देखा हो। अच्छा ठीक है। जिस तरह देखो ना, मैं तुम्हें कहूँ कि अब तुमने ये ऐसे लिखना है तो मैं साथ साथ देख रहा हूँ कि तुम ये लिख रही हो सही लिख रही हो कि नहीं लिख रही। ठीक हो गया? जी सुपरवाइज करना हाँ फिर। सुपरवाइज करो। और जो रिव्यू होता है, रिव्यू होता है जब काम खत्म हो गया, ऑडिट अब खत्म हो गया, खत्म होने के बाद जब किसी बड़े ने आपसे बड़े बंदे ने चेक किया तो उसको रिव्यू कहते हैं। कि मतलब सारों का काम खत्म हो गया, एंड पे पार्टनर ने चेक किया तो वो रिव्यू होगा, पार्टनर रिव्यू होगा। जी और ये आ गया डॉक्यूमेंटेड, कि आपने उसको डॉक्यूमेंट किया कि नहीं, वो सारा काम जो हुआ है उसको लिखा पड़ता है कि नहीं, कि वो क्या क्या कुछ हुआ है, कितने स्टेप्स में हुआ, ये सारी बात। ठीक अच्छा जी। सफिशेंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन की है कि नहीं, ये तो पता है ना सफिशेंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस क्या होती है। जी अच्छा जी। कंक्लूजन्स रीच एंड अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस, कि अब देखो उसने सारा काम किया, सारा काम ख़त्म करने के बाद जो इंटरनल, फ़र्ज़ करो इंटरनल ऑडिटर कहता है जी जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन उस दिन लेकिन सारी मार्केट को पता है कि आपकी कंपनी के अंदर करप्शन होती है, तो ये बताओ कि ये कंक्लूजन रीच सही है कि नहीं। नहीं। हाँ ये बात है। सरकमस्टांसेस के मुताबिक जो कंक्लूजन रीच होना चाहिए ना वो भी ठीक होना चाहिए, कि मतलब जो सरकमस्टांसेस नज़र आ रहे हैं, जैसा हम कहें जी हमारी मार्केट जो है पूरी इंडस्ट्री की मार्केट तबाह हो गई है और हम कहें जी कि हमारे प्रॉफिट्स जो हैं वो ग्रोथ कर रहे हैं, तो ये तो बात गलत है। सरकमस्टांसेस के हिसाब से कंक्लूजन भी सही होना चाहिए।
वो कहते जी, हैं रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड आर कंसिस्टेंट विद वर्क परफॉर्म, के मतलब जो हमने एंड पे ऑडिट रिपोर्ट तैयार की है वो उस काम के साथ भी कंसिस्टेंट होनी चाहिए जो हमने परफॉर्म किया। मतलब फ़र्ज़ करो हमने मटेरियलिटी 10 लाख पाउंड रखी है और हम जो है वो रिपोर्ट के अंदर लिख रहे हैं कि जी जो बैलेंसेस हैं 5,000 पाउंड के बैलेंसेस भी मटेरियल हैं, ये तो कंसिस्टेंट नहीं है। जी, जो हमने काम किया है रिपोर्ट भी उसके साथ मैच होनी चाहिए। मेरी बात समझ लगी? जी, ऊपर उसने कहा था ना डिसिप्लिन्ड एंड सिस्टमैटिक अप्रोच, वो यही है। ये आखिरी 2 पॉइंट्स में बता रहा है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक समझ लग गई। ऊपर उसने बताया कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और या उसने बताया कि इंटरनल ऑडिट के वर्क में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ये दोनों क्वालिटीज़ होंगी दोनों चीज़ों में, तब हम उनके वर्क के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। जी, अभी भी 100% रिलाई नहीं कर रहे, कर सकते हैं। इसमें अभी ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर की जजमेंट इन्वॉल्व है। ये दोनों चीज़ें होने के बाद भी हम 100% आंखें बंद करके उनका काम नहीं लेंगे। जी, अच्छा, वो आगे एक और बात करता है। वो कहता है द यूजिंग इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस। अब ये है कि मैं क्या करूं, मैं फ़र्ज़ करो आप इंटरनल ऑडिटर हो किसी कंपनी की, तो मैं उधर एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पे जाऊं तो मैं आपको कहूं ठीक है बस मेरे साथ बैठ जाओ, हम दोनों मिलके एक्सटर्नल ऑडिट करेंगे। तो इसके बारे में आगे वो बताने लगा। वो कहता था एक्सटर्नल ऑडिटर में यूज़ इंटरनल ऑडिट फंक्शन टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंट विद एक्सटर्नल ऑडिट अंडर सुपरविजन review of the external auditor. The direct assistant cannot be provided in countries where national law prohibits such assistant. Internal auditor must be objective and competent. और एक मिनट, external auditor must not assign work which is judgmental, high risk of material misstatement or with which internal auditor has been involved. External auditor must not use internal auditor excessively. Management must agree to not intervene within the work. Internal auditor must observe confidentiality. अब देखो, अब मैंने आपको कहा कि आप मेरे साथ बैठ के एक्सटर्नल ऑडिट करो तो सही, लेकिन उसके कुछ क्राइटेरिया है कि कौन सा काम मैंने आपको देना है, किस तरह देना है, आपने किस तरह करना है, और किसी ने इंटरवेंशन नहीं करनी, और आपने क्या क्या कुछ करना है। जी, क्योंकि देखो ना, अब मैं आपके साथ मिलके ऑडिट कर रहा हूँ तो ऑडिट के अंदर कोई गलती होगी तो हम ज़्यादातर लायबल तो मैं होऊंगा, और आप भी अगर कोई गलती करोगी तो अल्टीमेटली लायबल तो मैं ही होऊंगा। बात मेरी समझ लगी? जी, अच्छा, वो कहता है किन कंडीशंस में, वो कहता है अगर कोई कंट्री किसी कंट्री का नेशनल लॉ हो ना कि इंटरनल ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ बैठ के डायरेक्ट असिस्टेंस में काम नहीं कर सकता, तो उस कंट्री में भाई आपको मैं साथ नहीं बिठा सकता ऑडिट के लिए। अच्छा, ठीक है। ठीक है। अ- अब मैं ये देखूंगा कि भाई आप ऑब्जेक्टिव और कॉम्पिटेंट हो कि नहीं, मतलब आपकी आप जो हो वो बाइस्ड तो नहीं हो, मतलब मैनेजमेंट की तरफ से आप कोई काम ख़राब तो नहीं करोगी, मतलब मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू प्रमोट तो नहीं करोगी। और दूसरा कि आपके अंदर इतनी कॉम्पिटेंसी है ऑडिट करने की उस लेवल की कि जिस लेवल पे हम ऑडिट कर रहे हैं। मेरी बात समझ लगी? जी, उसके बाद अगली बात यह है कि एक्सटर्नल ऑडिटर मस्ट नॉट असाइन। मैं आपको कोई ऐसा काम नहीं असाइन करूँगा जो कि जजमेंटल नेचर का हो, मतलब जिसमें जजमेंट हो, ठीक हो क्योंकि गया। आपकी जजमेंट के अंदर बाइस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आप कंपनी की एम्प्लॉई हो। और उसके बाद हाई रिस्क असेसमेंट वाला काम भी मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि हो सकता है कि आप उस तरह रिस्क को असेस ना कर सकती हो जिस तरह मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक्सटर्नली देख रहा हूँ और आप कंपनी को इंटरनली देख रही हो। जो ठीक। बंदा कंपनी को एक्सटर्नली देखता है उसका व्यू ज़्यादा ब्रॉड होता है। ठीक हो गया? जी, और उसके बाद है और विद द और विद विच द इंटरनल ऑडिटर हैज़ बीन इन्वॉल्व। और ऐसा काम भी मैं आपको नहीं दूंगा जो आपने ही पहले किया हो। मैं आपको आपका ही काम किया दिया हुआ दूँ और उसको कहूँ इसका ऑडिट कर दो, तो आप तो अपने काम में से खुद गलतियाँ तो नहीं निकालोगी, तो आप तो कहोगी मैंने सही किया। बात समझ लगी मेरी? जी, वो कहता है एक्सटर्नल ऑडिटर मस्ट नॉट यूज़ इंटरनल ऑडिटर एक्सेसिवली। मुझे आपको हर वक्त ही काम नहीं देना चाहिए कि मतलब ये भी आप कर दो वो भी आप कर दो, मतलब मैं कुछ करूँ नहीं सारा काम आपको से ही करवाऊँ। बात समझ लगी? और जो हमारी कंपनी की मैनेजमेंट है उसको भी ये एग्री करना चाहिए कि वो आपके काम में इंटरवेंशन नहीं करेगी, क्योंकि आप इस टाइम मेरे साथ इन्वॉल्व हो, एक्सटर्नल ऑडिट में इन्वॉल्व हो, तो मैनेजमेंट को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं। ठीक है। और इंटरनल ऑडिटर मस्ट ऑब्जर्व कॉन्फिडेंशियलिटी। अब एक्सटर्नल ऑडिट के दरमियान जो जो बातें आपको भी पता लगी है ना, वो आपने मैनेजमेंट को भी नहीं बतानी, और आपने किसी को भी नहीं बतानी वो बातें। फ़र्ज़ करो मैंने और आपने मेरे के एक्सटर्नल ऑडिट किया और हमने दरमियान में कोई मैनेजमेंट का फ्रॉड डिस्कवर कर लिया,
आप तो कंपनी की एम्प्लॉय हो, मैं तो एम्प्लॉय नहीं हूँ, लेकिन हमने मिल के ऑडिट किया। आपके ऊपर भी ये जिम्मेदारी है कि आप वो फ्रॉड जो है वो डिस्क्लोज ना करो किसी को, जब तक मैं डिस्क्लोज नहीं करता। जी। समझ लगी? क्योंकि जब अगर आप डिस्क्लोज कर दोगी तो वो लोग फ्रॉड को छुपाने लग जाएंगे, कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे, कोई ना कोई बहाना निकाल लेंगे। हम्म, बात समझ लग गई? जी। अच्छा, अब ये सारा है ISA 610, सारा समझ आ गया? जी। अगला कौन सा स्टैंडर्ड था? 620। 620। इसके 620। बाद ही है। हाँ, इसके बाद ही चलते हैं। समझ आ रही है सारा जो मैंने समझाया जी। ऊपर? जी। ये तो फिनेंशियल रिपोर्टिंग पे पहुंच गया। ये आ गया। अच्छा, ISA 620, ठीक है। यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट। अब ठीक इसमें है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, देखो, ISA 610 और 620 में एक बात कॉमन है। क्या बोला? हम्म, कि ये जो ऑडिटर भाई, हाँ। ऑडिटर वर्क यूज कर रहा है किसी का। हम्म। सही है ना? जी। इधर भी वो वर्क यूज कर रहा है किसका? यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, और इधर यूज कर ठीक। रहा है वर्क इसका एक्सपर्ट का। एक्सटर्नल। एक्सपर्ट का, ठीक है। ऑडिटर एक्सपर्ट का। तो इससे एक याद रखो, 600 सीरीज के जो पहले दो स्टैंडर्ड हैं, 10 और 20, ऑडिटर किसी का काम यूज कर रहे हैं, तो आपको यूज से ठीक। याद आ जाएगा। अगर इंटरनल ऑडिटर का काम यूज करेगा तो वो 610 है, अगर एक्सपर्ट का काम यूज करेगा तो वो 620 है। रखिए। हाँ, जब भी कोई वर्ड आए यूजिंग द वर्क ऑफ, तो आप समझ जाना कि 610 या 620 में सही कोई है। ठीक हो गया? ठीक है। अच्छा, अब ऑडिटर्स एक्सपर्ट कौन होता है, कुछ पता है इसके वाले से? जिन्होंने ऑडिटर्स ऑलरेडी ऑडिट किया हुआ हो। तो ऑडिटर हर फील्ड का एक्सपर्ट तो नहीं है भला। जी। ऑडिट ने तो सिर्फ अकाउंटिंग पढ़ी है या ऑडिट किया है, वो अब केमिकल इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट तो नहीं है भला। वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक्सपर्ट तो नहीं है, वो मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट तो नहीं है। मेरी बात समझ लगी? वो जी। पेट्रोलियम इंडस्ट्री का एक्सपर्ट तो नहीं है। फ़र्ज़ करो कंपनी क्लेम करती है कि जो हमारी एक फ़र्ज़ करो एक ऑयल कंपनी है, और वो कहती है कि हमारी जो ऑयल रिग है उसमें 30,000 बैरल ऑयल पड़ा है, और वो हमारा एसेट है, और वो हमने अपनी बैलेंस शीट के अंदर शो किया हुआ है। तो अब ऑडिटर खुद जाके तो उस ऑयल रिग को चेक नहीं कर सकता, उसको क्या पता? क्योंकि ऑडिटर जी। जो है वो कोई जिसको कहते हैं पेट्रोलियम इंजीनियर तो नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? जी। मेरा तो इसको सने फिर कोई एक्सपर्ट ही जाके चेक हाँ करेगा हाँ, जो उसका। तो कोई एक्सपर्ट ही जाके चेक करेगा। अब वो एक्सपर्ट या तो ऑडिटर खुद हायर करेगा, ऑडिट फर्म खुद हायर कर सकती है, जी। या तो वो जो कंपनी है वो हायर करके देगी जी। जिसका हम अब ऑडिट का। जैसे कि उसमें है, पता नहीं ये कौन सी फर्म में था, ये जो बख्तियार काज़मी साहब थे। हाँ हाँ हाँ। तो अब देखो, वो ऑडिट एक्सपर्ट जो है वो ऑडिट फर्म हायर करेगी, क्योंकि वो अपनी ऑडिट के लिए उसकी एक्सपर्टाइज की ज़रूरत है। मेरी बात समझ लगी? जी। अब ऑडिटर ने उसका काम यूज़ करना है, मतलब वो एक रिपोर्ट लिख के देगा, जी ठीक है, कंपनी ने कहा 30,000 बैरल ऑयल रिग के अंदर फ्यूल मौजूद है, तो वाकई में मौजूद है, वो ये रिपोर्ट लिख के देगा टेस्ट करने के बाद। तो उसके काम के ऊपर रिलाय करने से पहले ऑडिटर ने क्या क्या कुछ देखना है? सबसे पहले ऑडिटर ने उसकी कॉम्पिटेंस देखनी है, कैपेबिलिटी देखनी है, ऑब्जेक्टिविटी देखनी है। कॉम्पिटेंस होता है कि उसके पास नॉलेज कितना है। कैपेबिलिटी का मतलब है कि क्या वो इस काबिल है, मतलब कि एक बंदा है वो लंगड़ा है, एक्सपर्ट तो है लेकिन लंगड़ा है, वो क्या बेचारा इधर से कंपनी की लोकेशन से 800 किलोमीटर दूर डेजर्ट के अंदर जाके, शदीद धूप के अंदर, गर्मी के अंदर जाके ऑयल रिग के टेस्ट करके इतना इस काबिल है वो जाके कर सकेगा वहाँ पे? नहीं। हाँ, या उसके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है, या कोई भी उसके अंदर कोई ऐसा मसला है जिसकी वजह से वो जाके वो काम नहीं कर सकता, तो वो कैपेबल ही नहीं है। मेरी बात समझ लगी? हम्म, मतलब कि फ़र्ज़ करो ऑयल का टेस्ट हमने आज करना है, और हमारा एक्सपर्ट बैठा है आज से 3 दिन की मुसाफत पे, कि जब वो आएगा तो उस 3 दिन लग जाएंगे, तो वो कैपेबल ही नहीं है टाइम रिसोर्सेज की वजह से। हम्म, अच्छा, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि क्या वो कंपनी की वजह से किसी प्रेशर के अंदर तो नहीं है। हो सकता है वो कंपनी का एम्प्लॉई हो, कंपनी उसको कहे अगर तूने गलत रिपोर्ट दी तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, या कंपनी हम्म, की रेपुटेशन रिस्क पे हो, जिस तरह तुमने पहले बात की इंटरनल ऑडिटर के लिए। हम्म।
तो ये सारी बात है। उसके ठीक बाद वो कहता है ऑब्टेन द एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज। हम्म, अब फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज का मतलब है कि ऑडिटर ने ये भी देखना है कि वो बंदा अपनी फील्ड में कितना एक्सपर्ट है। मेरी बात समझ लगी? जी जी। कि देखो हमने किसी जो ऑयल रिग का जिसका हम टेस्ट करवा रहे हैं, तो जो बंदा हमारे लिए टेस्ट करने आ रहा है वो अपनी फील्ड के अंदर, अपने इदारे के अंदर किस लेवल का बंदा है। वो कोई ट्रेनी है, वो कोई मैनेजर लेवल का बंदा है, वो कोई हाई लेवल का इंजीनियर है, फील्ड इंजीनियर है, कि वैसे न्यू इंटर्न है। अगर न्यू इंटर्न होगा तो ये तो बात नहीं है कि हम उसकी एक्सपर्टाइज के ऊपर, उसके पास तो एक्सपीरियंस ही कोई नहीं है, उसकी एक्सपर्टाइज के ऊपर हम रिले ही नहीं कर सकते, वो तो हमारा काम भी ख़राब कर देगा, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट के तो एट लास्ट हम ही जिम्मेदार हैं। बात समझ लगी? जी जी। अच्छा, वो कहता है एग्री इन राइटिंग ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म्ड। वो कहता है जो काम परफॉर्म जो काम परफॉर्म करना है ना, उसको राइटिंग में एग्री करो। मतलब कि ओरिजिनली जो काम परफॉर्म होना है ना, उसको लिखवाओ उससे कि उसने क्या काम करना है, ये काम करना है। मतलब कि वो जाएगा, ये वाला टेस्ट परफॉर्म करेगा, इस तरह परफॉर्म करेगा ऑयल रिग के अंदर जाके, ताकि कल को अगर कोई लिटिगेशन उठे इस मामले के अंदर, तो हमने जो काम उससे परफॉर्म करवाया है, रिटर्न के अंदर हमने उससे लिया हुआ है, हम किसी और से क्रॉस चेक भी करवा सकें और वो अपने काम का जिम्मेदार भी हो। मेरी बात समझ लगी? जी। अच्छा जी। वो कहता है इवेल्युएट द एडिक्वेसी ऑफ एक्सपर्ट वर्क फॉर द ऑडिट प्रोसीजर्स। अच्छा, अब हम उसके काम से आगे अपने काम पे आ गए। हम्म, अब वो कहता है कि देखो, अब उसने जो हमें रिपोर्ट देनी है उसकी बेसिस पे हमने रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को असेस करना है, और उसके बाद हमने उसके लिहाज से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। हम्म, ठीक हो गया ना? ठीक है। हमने ये भी देखना है कि उसने जो काम परफॉर्म किया है एक्सटर्नल एक्सपर्ट ने, क्या वो ऑडिट पर्पसेस के लिए, मतलब हमारे ऑडिट के काम के लिए एडिक्वेट है। एडिक्वेट का मतलब पता ना क्या होता है? वो काफ़ी। जी, काफ़ी एलिजिबल। एलिजिबल नहीं, काफ़ी। काफ़ी एलिजिबल का मतलब होता है कि इसके काबिल है कि नहीं। हाँ, एलिजिबल भी कह सकते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बेहतर वर्ड है। कि ठीक मतलब है। कि उसका काम इतना है कि हम उसको ऑडिट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकें। ठीक है। ठीक हो गया? ठीक है, आप अब क्वेश्चन करो। ठीक है, फिर मुझे बता देना, कुछ समझ ना आए तो फिर कल की क्लास में देख लेंगे। ठीक है? ओके। इंशाल्लाह। अल्लाह ओके। हाफिज़। मैं आपको चैनल का लिंक भेज दूँगा। ठीक है? सही है, ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।